नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का टिस्ला एजुकेशन में। और एसएससी, यूपीपीसीएल, टीजी2 इन सब एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये बेसिक का जो है प्रैक्टिस वीडियो आप सबके सामने जा रहा है। और देखते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायमीटर ऑफ एन एटम इज़ अबाउट। तो सबको पता है कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम के आसपास होता है। तो आप देखिए, ऑप्शन ए हमारा सही है। पहले तो ये जान लीजिए, आप याद करने वाली चीज़ है, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे यूपीपीसीएल 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 कूलम ऑफ चार्ज इक्वल टू द चार्ज ऑन। तो आप यहाँ ये समझिए कि जब 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, ठीक है, क्रॉस करते हैं, तब जाके 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 62.5 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है, 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। और सी देखिए, बी और सी दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे पावर घट गई है तो पॉइंट यहाँ लग गया है। बाकी मतलब आप ये कहिए कि बी और सी दोनों सही हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके कारण से फ्लो होता है, ये भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो ये जो है हमेशा आप ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में करंट फ्लो होता है। ये देखिए, अगर लिक्विड है तो लिक्विड में आप पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इन दोनों के कारण जो है लिक्विड में करंट फ्लो होगा। और इसके अतिरिक्त अगर गैस है तो गैस में ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गैस में इलेक्ट्रॉन के कारण जो है करंट फ्लो होगा। और मेटल की बात आएगी तो मेटल में ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर बात सेमीकंडक्टर की आएगी तो सेमीकंडक्टर के इंटरनल पोर्शन में, यानी कि मान लीजिए ये पी है, ये एन है, कोई जंक्शन है, ठीक है, या कोई पी टाइप ही मटेरियल है, तो इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन में अंदर जो करंट फ्लो होगी वो तो दोनों के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण फ्लो होगी। लेकिन जो आपका जो बाहरी परिपथ रहेगा, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होगी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंट हैज़ यूनिट ऑफ, ठीक है। तो आपको विद्युत विभव का मात्रक पूछा है और ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इससे मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, V = W/Q, ठीक है, यानी कि वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो ये तो यूनिट इसकी हो जाएगी वोल्ट की, क्या, जूल पर कूलम, और एक हो जाएगी वोल्ट, ठीक है। और वोल्ट क्या होता है, एनर्जी, और जहाँ पे करंट की बात आए तो वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा वो चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन लिक्विड ड्यू टू। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो इन लिक्विड ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव, दोनों के कारण फ्लो होता है। दोनों आयन जो होंगे, देखिए ये दिया है पॉजिटिव आयन, ये दिया है पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन बोथ, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन। तो विशिष्ट प्रतिरोध की बात है यहाँ पे। तो आप जानते हैं R = ρL/A। तो R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया A के, यानी एरिया के। अब यहाँ पे अगर एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सॉरी, एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टेंस जो है घटेगा, और L अगर बढ़ता है यानी लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रो होता है, ये
पदार्थ के प्रकृति पे डिपेंड करता है, ठीक है। दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में हम देखते हैं क्या क्या है। इट्स लेंथ, इट्स डायमीटर, इट्स टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, टाइप ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी और ई, ठीक है, बी और ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट इज द, यानी विद्युत धारा क्या है? रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ए कंडक्टर, प्रेशर डिफरेंट बिटवीन द पोल्स, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स predominantly in one direction, the power that causes drift electron, circular motion of electron, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल ये है, तो इसमें करंट तभी फ्लो होगा जब एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल नियमित रूप से सारे इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है, तभी जाके हमारा करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पे दे दिया है रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लीजिए रैंडम मूवमेंट कर रहा है तो इसका जो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, तो करंट फ्लो यहाँ नहीं होगी। ये ऑप्शन हमारा यहीं से गलत हो गया। प्रेशर डिफरेंट बिटवीन टू पोल्स, तो यहाँ पोल की बात आ गई, एन पोल एस पोल नॉर्थ साउथ, तो यहाँ इसका तो कोई मतलब ही नहीं इससे, ठीक है। ऑप्शन सी है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, ये ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। एक नियमित रूप से एक दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगा। ऑप्शन डी क्या है? द पावर दैट काउज ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सर्कुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब गलत है, हमारा बस एक ही ऑप्शन सही था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द कंडीशन ऑफ वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ की कंडीशन क्या है? कई बार पूछा गया है, लगभग ये 3-4 बार तो रिपीट हो चुका है आपके SSC JEE में ही, तो इसे आप ध्यान दीजिए। टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए ओम्स लॉ जो है सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं। टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट, करंट शुड प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करंट शुड रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस शुड बी वायर बाउंड टाइप, वोल्टेज शुड बी कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, एक तो ये याद रखिएगा, और प्रेशर वगैरह भी जो है, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी वो सब कांस्टेंट होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर ए फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल बी इंक्रीज व्हेन इट्स, मतलब करंट किसी कंडक्टर में जो फ्लो हो रही है वो कब बढ़ेगी? डायमीटर इंक्रीज, लेंथ इज इंक्रीज, डायमीटर रिड्यूस, लेंथ रिड्यूस, बोथ, सी एंड डी। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि करंट जो होता है हमारा आई, वो क्या होता है? V/R, ठीक है। तो आई की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब यहाँ पे या तो आर की वैल्यू घट जाए, ठीक है, या वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट कर दिया है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, इसे तो भूल जाओ आप। अब देख लीजिए आर, अगर आर घटता है रेजिस्टेंस तो ये करंट बढ़ेगी। अब रेजिस्टेंस हम कैसे घटा सकते हैं? डायमीटर इंक्रीज, अगर डायमीटर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन। लेंथ इज इंक्रीज, लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। और डायमीटर रिड्यूस, डायमीटर घटा दिया जाए, लेंथ रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बोथ सी एंड डी, डायमीटर घटा दिया जाए, लेंथ बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तभी जो है आर की वैल्यू घटेगी। मतलब पहले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था सेम उसका अपोजिट करना है, ठीक है। तो ये हमारा ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट ऑफ लैम्प इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस ड्यू टू। तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस बढ़ गया तो कोई भी मेटल है, जितने भी मेटल हैं वो सब जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की होती हैं। यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट 1, एक तो आता है हमारा कंडक्टर यानी मेटल, दूसरा हमारा आता है सेमी कंडक्टर, और तीसरा क्या आता है? इंसुलेटर, ठीक है। तो कंडक्टर जो भी होंगे, जो भी मेटल होंगी, वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की होंगी, और जितने भी सेमी कंडक्टर वो निगेटिव, ठीक है, और जो भी इंसुलेटर हैं वो भी निगेटिव, ठीक है। यानी कि इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए हॉट रेजिस्टेंस फिलामेंट लैम्प इज हायर, मतलब अगर गर्म है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसीलिए होता है। ऑप्शन पहला क्या कह रहा है? इट हैज़ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, बोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
इट हैज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नन ऑफ एबव। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्योंकि फिलामेंट जो बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और टंगस्टन एक मेटल है, इसलिए उसका वो रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाता है जब वो गर्म होता है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इन ए पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट ओपनिंग ए ब्रांच रिजल्ट, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, कोई सर्किट है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो पैरेलल में लगे हैं। कह रहा है कि इसमें से एक अगर हट जाए तो क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास दे रखा है, इंक्रीज टोटल रेजिस्टेंस, डिक्रीज इन टोटल पावर, नो चेंज इन टोटल वोल्टेज एम ब्रांच वोल्टेज, ठीक है। तो चूज करेक्ट सेंटेंस हमें अपने से चूज करना है, ठीक है। तो अगर पैरेलल में है, अगर एक रेजिस्टेंस घट गया तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन टोटल पावर, और पावर भी घटी जाएगी। तो ये चीज़ हमारा पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये बल्ब वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, बेसिक में मैंने देखा है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी पूछे दो बल्ब सीरीज में लगे हैं, ठीक है, तो इनकी इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। तो यहाँ पे आप फार्मूला याद रखिएगा, अगर सीरीज में है तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। मान लीजिए पहले की पावर P1 है और दूसरी पावर P2 है, तो ये फार्मूला लगेगा टोटल पावर डिटरमाइन करने के लिए। और यहीं पे अगर पैरेलल में दे दिया, ठीक है, इस तरह, तब सीधे सीधे वही लगा दीजिएगा P1 प्लस P2, यानी कि दोनों पावर सीरीज की तरह ऐड हो जाएंगी जैसे रेजिस्टेंस में होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, दोनों को याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फॉर ए रेजिस्टेंस एंड पैरेलल सर्किट द इक्विवेलेंट टोटल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एंड, जो आपको कहने का मतलब ये है कि ये कोई सर्किट है, उसमें इतने एलिमेंट लगे हुए हैं और उसका जो टोटल इक्विवेलेंट आता है वो इस कैटेगरी में आता है, यानी सारे एलिमेंट जो जुड़ते जाते हैं। अब वो रेजिस्टेंस है, पावर है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, रिलक्टेंस है, क्या है ये हमें नहीं पता है। बस हमें जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है जो है कि ये चीज़ जो है ऐड हो रही है। तो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए रेजिस्टेंस है, अब सर्किट है तो वो सीरीज है, पैरेलल है तो हमें पता नहीं है। अगर पैरेलल में सर्किट है तो रेजिस्टेंस तो घटना स्टार्ट हो जाएगा, सीरीज में है तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये यहीं से ख़त्म हो जाता है ऑप्शन ए। बात आती है पावर की, पावर तो ऐड होती ही चली जाएगी, ठीक है, तो इसे अभी हम अलग रखते हैं। और कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, अगर सीरीज में है तो घटता जाता है, पैरेलल में है तो बढ़ता जाता है, ठीक है, तो ये भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंडक्टेंस भी यहीं पे सेम बिहेवियर है रेजिस्टेंस वाला इंडक्टेंस का, ये भी यहीं से ख़त्म हो जाता है। रिलेक्टेंस तो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड है, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ देता है कि रेजिस्टेंस इज एनालॉगस ऑफ, ठीक है, तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। वो फ्लक्स का अपोज करता है और ये जो है करंट का अपोज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा पावर, ठीक है, पावर ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब 40 वाट एंड 60 वाट रेटिंग वॉच कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द मेन देन, ठीक है। तो ये सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा? द बल्ब कंज्यूम टुगेदर 100 वाट, द बल्ब टुगेदर कंज्यूम 50 वाट, द 60 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर, 40 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर, बोथ आर ग्लो सेम ब्राइटनेस, ठीक है। तो अभी मैंने बताया आपको सीरीज में कनेक्ट है ये, मान लीजिए पहला बल्ब यहाँ है और दूसरा बल्ब यहाँ है, ठीक है। अब सीरीज में कनेक्ट है तो इस यहाँ से एक चीज़ जो कन्फर्म हो जाती है कि यहाँ पे पावर सेम तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा वो वोल्टेज डिवीजन रूल से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम पहले ये देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए यहाँ पे पहले का जो पहले की रेटिंग 40 वाट है, दूसरे की 60 वाट है। अब रेटिंग जो होती है हमारी, ठीक है, यहाँ से ये फार्मूला देख लीजिए, रेटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर रेटिंग बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर रेटिंग घटती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वोल्टेज ड्रॉप वहीं पे ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए सीरीज में कनेक्ट हैं दोनों 40 वाट और 60 वाट, और 60 वाट का रेजिस्टेंस कम होगा 40 वाट की अपेक्षा, तो 40 वाट पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए 40 वाट वाला बल्ब जो है वो ज़्यादा तेज चमकेगा। तो यहाँ से हमारा डी वाला ऑप्शन, ये वाला देखिए, सही हो जाता है, द 40 वाट बल्ब ग्लो ब्राइटर।
बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए शॉर्ट इन एनी टाइप या सीरीज या पैरेलल, मतलब दो सर्किट है वो उसमें मतलब शॉर्ट होता है, या सीरीज है या पैरेलल कोई भी है, अगर शॉर्ट सर्किट उसमें होता है तो टोटल सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हमें बताना है। तो रेजिस्टेंस ऑप्शन दिया आपके पास, रेजिस्टेंस टू डिक्रीज, पावर टू डिक्रीज, करंट टू इंक्रीज, वोल्टेज टू इंक्रीज। ठीक है, तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो रेजिस्टेंस तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ पे टोटल इम्पीडेंस जो होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारी करंट जो है वहीं से फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो सर्किट बिल्कुल जीरो इम्पीडेंस फील करने लगता है। पावर टू डिक्रीज, तो जब इम्पीडेंस जीरो हो गया तो पावर तो डिक्रीज होनी है, क्योंकि P बराबर होता है V²/R। ठीक है, अब R जो है यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, R जीरो तो पावर चली जाएगी आपकी इनफाइनाइट। ठीक है, वैसे कभी इनफाइनाइट होती नहीं, क्योंकि इम्पीडेंस प्रैक्टिकली जीरो होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर इनफाइनाइट जो है ये थ्योरेटिकल है ना कि प्रैक्टिकल। ठीक है, करंट टू इंक्रीज, करंट तो इंक्रीज होना ही होना है। वोल्टेज टू इंक्रीज, वोल्टेज तो बढ़ेगा नहीं, सिर्फ करंट बढ़ जाएगी आपकी। पावर जो है इनफाइनाइट थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नहीं होगी, क्योंकि इम्पीडेंस यहाँ पे जीरो नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और रेजिस्टेंस टू डिक्रीज, रेजिस्टेंस तो घट जाएगा। तो हमारा ABC तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बायलेटरल एलिमेंट। अब मैं आपको बायलेटरल के बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे चार चीज़ें बताऊँगा आपको। एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, और एक होता है यूनिलेटरल, और दूसरा होता है बाइलेटरल। ठीक है, तो एक्टिव में वो एलिमेंट्स आते हैं जो किसी भी सिग्नल को मैग्नीफाई कर दें। ठीक है, उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्टिव कैटेगरी में आएगा। डायोड भी एक्टिव के अंतर्गत ही आता है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ गया, और हाँ एक चीज़ यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ट्रांसफार्मर पावर को ना तो बढ़ाता है ना घटाता है, वो बस पावर को ट्रांसफ़र करता है म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन से वो पावर को ट्रांसफ़र करता है, यानी जो प्राइमरी VI होता है वो सेम सेकेंडरी VI होता है। या तो वोल्टेज बढ़ाएगा या करंट बढ़ाएगा। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घटता है, और वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है, यानी कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आता है ये हमेशा इक्वल आता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है वो पैसिव कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर, डायोड ये सब एक्टिव में आते हैं, तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। और लीनियर का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए। लीनियर की मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, चाहे आप निगेटिव में चले जाएं, ठीक है, चाहे पॉजिटिव में चले जाएं, चाहे इधर चले जाएं आप, चाहे इधर चले जाएं, सभी पॉइंट पे बिल्कुल हमारा जो ये ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट में, वो बिल्कुल लीनियर होना चाहिए। ठीक है, वो हमारा जो एलिमेंट होगा वो लीनियर कहा जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ग्राफ आपको दिया है। ठीक है, ये ग्राफ है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ तक तो लीनियर आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसके इधर जो है कोई वैल्यू आपको नहीं दी गई है, तो इसे आप क्या कहेंगे, लीनियर या नॉन लीनियर? ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये लीनियर है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्योंकि अभी पॉजिटिव टाइम पे आप जा रहे हो तब तो ये लीनियर है। जैसे ही आप जीरो से पीछे बढ़ते हैं वहाँ पे सिग्नल जो है जीरो हो जाता है, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। ठीक है, और बाई डायरेक्शनल की कंडीशन क्या होती है? सेम इसी तरह बाई डायरेक्शनल में भी होता है कि अगर जो कैरेक्टरिस्टिक आपको इधर मिले पॉजिटिव साइड, सेम निगेटिव मिले। ठीक है, तो ये बाइलेटरल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, ये बाइलेटरल एलिमेंट है, क्योंकि इनकी पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं रहती। ठीक है, तो इसलिए ये बाइलेटरल की कैटेगरी में आते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ए नेटवर्क हैविंग वन और मोर देन वन सोर्स इट्स नोन एज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पैसिव, एक्टिव, नॉन लीनियर, लीनियर दिया है। तो यहाँ पे जब एक्टिव एलिमेंट कनेक्ट हो गया, एक्टिव एलिमेंट जैसे बैटरी हो गई या कोई भी सप्लाई सोर्स, करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, तो ये अगर सर्किट में कनेक्ट है तो वो एक्टिव होगा, क्योंकि वहाँ पे पावर बढ़ जाएगी
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इसलिए ये एक्टिव कैटेगरी में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ए नेटवर्क इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर फिजिकली सेपरेबल इज कॉल्ड। तो ये यहाँ ट्रांसमिशन लाइन वाले कॉन्सेप्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाता है, क्योंकि जो शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पे, मान लीजिए ये लाइन जा रही है, ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे हम सारे कैपेसिटेंस को जो है कंसंट्रेट कर लेते हैं, या फिर सारे इंडक्टेंस को किसी एक पॉइंट पे हम कंसंट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो आती हैं वो ल्यूम्प्ड के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। ल्यूम्प्ड पैरामीटर का मतलब ये होता है कि उसके सारे एलिमेंट को हम एक जगह पे कंसीडर कर सकें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आती है डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की बात, तो वहाँ पे उसका मतलब ये होता है कि हम एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। सारे उसके एलिमेंट जो कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस, ये सब जितने भी हैं सबको हम एक जगह पे नहीं, उससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कहते हैं, और वो अलग अलग पूरे लाइन के लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो आती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैटेगरी में आती हैं, जबकि शॉर्ट और मीडियम ये सब ल्यूम्प्ड के अंतर्गत आती हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, ए नेटवर्क इन विच ऑल एलिमेंट आर फिजिकली सेपरेबल, ठीक है। तो यानी सारे एलिमेंट को फिजिकली सेपरेट, मतलब सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, इसलिए ये ल्यूम्प्ड नेटवर्क कैटेगरी में आ गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज। तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक्टिव बाइलेटरल, पैसिव बाइलेटरल, एक्टिव यूनिलेटरल, पैसिव यूनिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्टिव ये तो क्लियर है, क्योंकि सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जितने भी एलिमेंट हैं, पावर सोर्स हैं, वो सारे एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। ये तो क्लियर होगा कि एक्टिव तो होगा ही, लेकिन बाइलेटरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बैटरी है पॉजिटिव निगेटिव उसका फिक्स रहता है, ठीक है, ये जो है चेंज नहीं होता है, इसलिए ये जो है बाइलेटरल नहीं होगा। तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा पैसिव एंड बाइलेटरल, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पैसिव तो नहीं, वो एक्टिव है। एक्टिव एंड यूनिलेटरली, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक्टिव तो है ही क्योंकि ये एक एनर्जी सोर्स है, और यूनिलेटरल है क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी फिक्स है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास क्या होना चाहिए, लार्ज ईएमएफ, स्मॉल ईएमएफ, जीरो रेजिस्टेंस, नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर बात आती है आइडियल वोल्टेज सोर्स की, तो वहाँ पे जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई वोल्टेज सोर्स है, इसका जो आर इन है, ठीक है, आर इंटरनल, ये जीरो होगा, ठीक है। और अगर यहीं पे बात आ जाए करंट सोर्स की, अगर बात यहाँ पे करंट सोर्स की आती है, तो आइडियल इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब ये क्यों इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो ये करंट यहाँ आनी शुरू हो जाएगी ना। मान लीजिए बाहरी सर्किट में आपका लोड लगा है, करंट यहाँ फ्लो होनी चाहिए, लेकिन अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट यहाँ आने लगेगी, तो टोटल जो पावर डिलीवर करेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि सारे जो इसका टोटल जो इंटरनल इम्पीडेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, आइडियली इनफाइनाइट होता है। जबकि वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में मान लीजिए यहाँ पे कुछ हो 10 ओम या 20 ओम कुछ हो गया, कुछ भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी ना, ये सारा वोल्टेज जो है इधर ड्रॉप होने लगेगा, यहाँ जो है कम वोल्टेज पहुँचेगा, और हमें चाहिए क्या, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज लोड पे मिले, तो इसलिए इसका हम कम से कम रखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पे बात आती है एमीटर और वोल्ट मीटर की, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक देखिए यहाँ पे आता है एमीटर और ये होता है वोल्ट मीटर। एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में, तो सभी जानते हैं। तो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, ठीक है, आर इंटरनल जीरो। क्यों जीरो रखते हैं, क्योंकि अगर इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा तो हमारा पावर जो है लॉस होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो रखते हैं, जबकि वोल्ट मीटर का ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, ताकि इसमें जो है कोई करंट ना फ्लो हो जाए, कोई भी करंट फ्लो होगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें भी पावर लॉस होने लगेगा। तो इसलिए हम इसमें अलग अलग रखते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये।
तो ऑप्शन हमारा क्या था, स्मॉल ए, ठीक है। तो जीरो मान लीजिए, यहाँ पे जीरो दिया है तो जीरो ही सही हो जाएगा, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एक कैपेसिटर टी इनफाइनाइट, ठीक है, टाइम आपको इनफाइनाइट दिया है, बिहेव फॉर डीसी लाइक ए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखिए इसका जो डीसी की फ्रिक्वेंसी होती है वो जीरो होती है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, पहली बात, यहीं से फंड आपका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो इम्पीडेंस होता है कैपेसिटर का, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह सकते हैं, वो क्या होता है, 1/2πfc, ठीक है। तो यहाँ पे जब फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो एक्सएससी की वैल्यू घटेगी, जब डीसी अप्लाई होता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि एक्सएससी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। लेकिन इनिशियल कंडीशन में जो है ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और जबकि हमें क्वेश्चन में इनफाइनाइट दिया है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो चीज़ यहाँ से याद रखेंगे आप, मैं बता रहा हूँ, एक तो हमारा होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर। ये जो है T0 पे ओपन सर्किट रहता है, ठीक है, और T इनफाइनाइट पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जबकि कैपेसिटर क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, और T बराबर 0 पे शॉर्ट हो जाएगा, और T बराबर इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद आइडियल करंट सोर्स, ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल वोल्टेज सोर्स, नन ऑफ द एबव। तो सीधी सी बात अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और पैरेलल में होना चाहिए, और वोल्टेज सोर्स है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा क्या आपका, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद आइडियल करंट सोर्स, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22, सेमीकंडक्टर्स हैव, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने तीसरे या चौथे क्वेश्चन में भी बताया था आपको, मैं फिर से बता देता हूँ। एक होता है मेटल, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है। तो मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, सेमीकंडक्टर में निगेटिव, और इंसुलेटर में भी निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर निगेटिव है तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टी बढ़ रहा है तो आर घटेगा, पॉजिटिव है तो टी बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा सेमीकंडक्टर का, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, डीएमआरसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो चार्ज की एसआई यूनिट पूछा है आपसे। तो चार्ज यानी आवेश जो होता है हमारा वो कूलाम में मेजर किया जाता है, ठीक है, और कूलाम ही इसकी एसआई यूनिट भी होती है। अब यहाँ पे दो तीन और मैं आपको बता देता हूँ। कभी पूछ दिया करंट की एसआई यूनिट तो एम्पियर हो जाएगा, और टेम्परेचर की पूछ दिया तो केल्विन हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों भी याद रखिएगा, ये पूछे गए क्वेश्चन है ये दोनों भी। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वोल्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, वोल्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जूल सेकेंड, जूल पर कूलाम, वोल्ट, एम्पियर सेकेंड, बोथ बी एंड सी। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला V=W/Q, ठीक है। यानी हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं ना कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही वोल्टेज होता है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का हो गया कूलाम, ठीक है। तो जूल पर कूलाम में भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी है, और वोल्ट तो है ही, तो ऑप्शन सी, यानी बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी एंड सी बोथ करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रजिस्टर इज, तो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन, सिल्वर।
तो आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम जो है ये कंडक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। कॉपर क्या है, ये भी सेम है, इसकी कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और कार्बन क्या है, कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, इसलिए ये ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है। तो ये ए बी और डी ये तीनों एक कैटेगरी में आ गए, ठीक है, कंडक्टर वाली, जबकि ये कार्बन सेमीकंडक्टर है, इसलिए इस पे जो है ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू।